राइट्स ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। बायर के क्या राइट्स है अगेंस्ट द सेलर और एक सेलर के क्या राइट्स है अगेंस्ट द बायर, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सो दैट राइट्स ऑफ बायर जो है यहाँ पे वो हम लोग वैसे ही जानते हैं कि अगर उसने गुड्स को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो गुड्स की डिलीवरी देने का राइट रखता है। ठीक है, अगर गुड्स एज पर द डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर। और अगर डिलेड डिलीवरी की वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो उस नुकसान की भी भरपाई जो है वो क्या कर सकता है, सेलर से करवा सकता है। तो यहाँ पर बायर की राइट ज्यादा मेन हमारे लिए फोकस पॉइंट नहीं बेटा। मेनली जो फोकस पार्ट है यहाँ पर वो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर इज अ पर्सन हु डिडंट गेट द अमाउंट ऑफ द सेल। ठीक है, अभी तक उसको अपने सेल का अमाउंट नहीं मिला है। ठीक है, ना ही सामने वाले ने उसको देने का अभी तक कुछ ऑफर किया हो। ठीक है, तो ऐसे में अनपेड सेलर जो है उसके क्या राइट्स हैं? राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या है, राइट अगेंस्ट द बायर क्या है? राइट अगेंस्ट द बायर तुम बात करें कि पैसा लेने के लिए उसके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, टू रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स। और राइट अगेंस्ट द गुड्स की बात करें तो बेटा दो तरह के यहाँ पे राइट्स होंगे, राइट टू लीन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और एक थर्ड वन और है जो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाट राइट टू रीसेल। वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं स्टार्टिंग में थोड़ा उसके बारे में। मेनली जो फोकस पॉइंट है वो है राइट टू लीव कब एक्सरसाइज होगा और राइट टू रीसेल जो है वो कब एक्सरसाइज होगा, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सो राइट्स ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले राइट्स ऑफ बायर, अ जनरल राइट टू हैव डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 32 एंड 31 एंड 32। ठीक है ना, जनरल राइट क्या है? राइट टू हैव डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में, तो बायर का ये राइट है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो डिलीवरी क्या करेगा, सेलर से लेगा। राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ दे आर डिलीवर्ड इन रॉन्ग क्वांटिटीज, सेक्शन 37, ये हम पढ़ करके आए हैं ऊपर। अगर सेलर रॉन्ग क्वांटिटीज डिलीवर करता है, ठीक है, जितना हमने डिसाइड किया था उससे कम बेचता है या उससे ज्यादा बेचता है या डिफेक्टिव बेचता है, तो ऐसे में बायर का ये राइट है कि बायर क्या कर सकता है, उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको रिसीव करने से मना कर सकता है। राइट टू रिफ्यूज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट्स, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट की जाएगी और सेलर अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, गुड्स को इंस्टॉलमेंट में भेज रहा है, तो ऐसे में भी बायर का ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी को। ठीक है, एज पर द सेक्शन 38, ये हम लोग ऊपर बढ़ के आए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा। राइट टू नोटिस ऑफ शिपमेंट इन केस द गुड्स आर सेंट बाय द सी सो दैट ही मे गेट द गुड्स इंश्योर्ड, सेक्शन 39, ये भी हम पढ़ करके आए थे कि बायर का राइट है कि सेलर उसको क्या करे, जैसे ही ऑन बोर्ड वो सारा का सारा माल कर दे, वो उसकी इंफॉर्मेशन बायर को दे कि भैया हमारी तरफ से हमने गुड सारा क्या कर दिया है, शिप में रखवा दिया है, ताकि वो उस गुड्स का क्या करवा सके बेटा, इंश्योरेंस करवा सके। The right to examine goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. Right to check की भी बात की थी हम लोगों ने कि बायर के पास हमेशा एक राइट होता है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है बिफोर एक्सेप्टिंग इट। तो ये जो राइट है बायर का वो सेक्शन 41 के अंदर कवर होगा। तो ऑलमोस्ट जो जनरल राइट हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 31, 32, 37, 38, 39, 41, ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर अच्छे से कवर करके आए। जैसा कि मैंने बोला कि बायर के राइट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर अनपेड सेलर का कंसेप्ट ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अ बायर अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट जो है यहाँ पर बायर के अगेंस्ट द सेलर क्या है, बायर जो है वो क्या कर सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकता है, किसके अगेंस्ट में, सेलर के अगेंस्ट में। डैमेजेस क्लेम कर सकता है, स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए उसको क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है कि नहीं इनको डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी गुड्स की, वो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, स्पेसिफिक डिलीवरी कब कब मांगी जा सकती है। ठीक है, सो अ सेलर में ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट
if any of the following ways he fails to deliver the goods at time or in manner called for in the contract, he repudiates the contracts. वो या तो डिलीवर नहीं कर पाता है जो टाइम डिसाइड हुआ था उस पर, या फिर जिस मैनर में डिलीवर करना था उस डिलीवर में नहीं कर पाया. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट हो गया उसकी तरफ से. He delivers non-conforming goods and the buyer rightfully reject the goods or properly revoke acceptance. उसने परफॉर्मेंस तो दी लेकिन गुड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कंफर्मिटी से मैच नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट से कंफर्म नहीं हुए थे. मतलब अलग गुड्स बेच दिए उसने, डिफेक्टिव गुड्स बेच दिए उसने, कम गुड्स बेच दिए जितना बोला था उससे. तो ऐसे में हम जानते हैं कि बायर का राइट आ जाता है कि बायर क्या कर सकता है, उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है. ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है, और बायर जो है वो सेलर के अगेंस्ट में केस कर सकता है. ठीक है. A buyer has the following right against the seller for the breach of contract under the Sale of Goods Act. Section 57 suit for the non-delivery. अगर डिलीवरी नहीं करता है सेलर ऑन टाइम तो ऐसे में यहाँ पे बायर का ये राइट है कि बायर जो है वो सेलर के अगेंस्ट में क्या कर सकता है बेटा, स्यू भी कर सकता है, केस भी कर सकता है. So where the seller wrongfully neglect or refuse to deliver the goods to the buyer may sue the seller for the damages for non-delivery. किसके लिए यहां पर केस कर सकता है? डैमेजेस के लिए. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का बेटा. बायर नॉन डिलीवरी के केस में सेलर के ऊपर डैमेजेस के लिए केस कर सकता है. दिस रेमेडी वुड बी अवेलेबल इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर. ठीक है, ये जो रेमेडी है वो बायर को तब भी अवेलेबल है भले ही बायर ओनर क्यों ना बन गया उस गुड्स का, क्योंकि डिलीवरी नहीं आई है उसके पास अभी तक गुड्स की, लेट डिलीवरी है. ठीक है, तो ऐसे में या डिलीवरी नहीं दे रहा है सेलर तो वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है. गुड्स तो रिकवर कर ही लेगा क्योंकि वो ओनर है, साथ साथ में वो डैमेजेस भी ले सकता है. दूसरा आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा था बेटा. ठीक है, सम स्पेसिफिक केसेस के अंदर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करता है. ठीक है, बट यहां सेक्शन 58 में क्या लिखा गया है वो देखना पड़ेगा. वेयर प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर ही आल्सो कैन एक्सरसाइज अनदर राइट, that is a right to sue for specific performance and its limit are regulated by the specific relief act. ध्यान रखना है आपको. कब? अगर प्रॉपर्टी जो है वो किसको ट्रांसफर हो गई है बेटा, बायर को हो गई है, तो बायर के पास एक दूसरा राइट भी है डैमेजेस लेने के अलावा, और वो दूसरा राइट क्या है, वो गुड्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने के लिए भी सेलर के ऊपर केस कर सकता है, और ये राइट इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मिला है. In such a cases, the court may, in its discretion, grant a decree ordering the seller to deliver those specific or ascertained goods which form the subject matter of the contract. ठीक है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, जरूरी नहीं है कि मिलेगा मिला. हमने पहले ही बात की थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही ग्रांट करता है कोर्ट. तो यहां पर भी ये चीज बोली गई है कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है बेटा, ये डिक्री उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी. So in such cases, the court may, in its discretion, grant a decree ordering the seller to deliver those specific or ascertained goods which form the subject matter of the contract. It should be noted that the remedy is discretionary and will only be granted if damages are not an adequate remedy for the goods are unique. For example, rare book, a picture, or rare piece of jewelry. भैया ये पूरा का पूरा प्रोविजन हम लोगों ने एज इट इज पढ़ा था. कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. सेम हो गया, वहां पर भी लिखा गया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सभी जगह पर ग्रांट नहीं करता है कोर्ट. अगर कोई रेयर केस है, रेयर गुड्स हैं, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट अपने डिस्क्रिएशन पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है. बाकी सारे केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता है. वहां पर डैमेजेस जरूर मिल सकते हैं आपको, पर जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल ही जाए. ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर अपन को. देन ब्रीच ऑफ वारंटी की बात करते हैं. ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है? वारंटी हमने पढ़ी है स्टार्टिंग के अंदर. ठीक है, वारंटी एंड कंडीशन, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको. सेक्शन 59 ब्रीच ऑफ वारंटी, where there is a breach of warranty by the seller, that is defect in the goods delivered, or where the buyer elects or is compelled to treat
any breach of condition on the part of the seller as a breach of warranty. हमने पहले ही बोला था कि breach of warranty के अंदर क्या वारंटी क्या है. सबसे पहले it is not a main part of the contract, it's just a collateral part of the contract. और उस कंडीशन को अगर सेलर पूरा नहीं करता है तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी कहलाता है. ठीक है, जबकि ब्रीच ऑफ कंडीशन की बात करें तो बेटा कंडीशन इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और अगर उसका ब्रीच होता है तो उस केस के अंदर बायर के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रेफ्यूजिएट कर सकता है. बट वारंटी के अंदर आपको ऐसा राइट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट आपको नहीं मिलता है. बट आप हाँ डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकते हो. तो ये भी तो राइट है ये बायर का, तो बायर के राइट में कवर होना चाहिए. हमने ऑलरेडी इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ा है. ठीक है, वारंटी एंड कंडीशन के ऊपर बेटा. So where there is a breach of warranty by the seller, that is defect in the goods delivered, or where the buyer elect or is compelled to treat any breach of condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer has the following remedies. He may claim a deduction from the price. जितना प्राइस था गुड्स का उसमें वो डिडक्शन मांग सकता है. जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी हमारी 50,000, लेकिन सेलर के ग्राउंड पर वारंटी का ब्रीच हुआ है, तो बायर ये क्लेम कर सकता है कि मैं तो आपको सिर्फ क्या करूंगा 45,000 रुपीज ही दूंगा, 5,000 रुपीज में यहाँ पर डिडक्ट करूंगा. ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वारंटी जो है वो आपने पूरी नहीं की, तो आई वांट डैमेजेस फॉर दैट. ही मे रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑल टुगेदर इफ द लॉस इक्वल टू द प्राइस. अगर बायर का लॉस प्राइस के बराबर है, ठीक है, मतलब लॉस बायर का जो हुआ वो 50,000 के बराबर था, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी 50,000 थी, तो ऐसे केस में बायर जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट देने से भी मना कर सकता है. इफ द लॉस एक्सीड द प्राइस, ही मे नॉट ओनली रिफ्यूज टू पे द प्राइस बट आल्सो क्लेम द एक्सेस. और अगर लॉस प्राइस से भी ज्यादा था, मतलब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 50,000 थी और 80,000 का लॉस हो गया, तो ऐसे में वो 50,000 तो देने से मना करेगा ही करेगा, साथ में आपसे एक्स्ट्रा 30,000 रुपीज भी क्लेम करेगा जो उसको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है. He may sue the seller for damages for breach of warranty, in addition to the right to claim diminution or extinction of the price. वो damages के लिए भी claim कर सकता है, और साथ साथ में वो क्या कर सकता है, प्राइस जो है उसको बदलने के लिए भी कह सकता है कोर्ट को. ठीक है, कि भैया ये प्राइस जो है इसको कम की जाए. ठीक है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वैसा इन्होंने नहीं किया है. इन्होंने जो वारंटी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको ब्रीच किया है. क्लियर बेटा? देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच. सेक्शन 60. द बायर हैज द राइट टू sue the seller for damages for the anticipatory breach of contract. Section 60 lays down that where the seller repudiates the contract before the date of delivery, the buyer may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as resigned and sue for the damages for the breach. अरे ये प्रोविजन तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच जब बिफोर द टाइम फिक्स्ड जो प्रॉमिसर है वो अपने पार्ट ऑफ प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दे. दैट इज व्हाट एंटिसिपेटरी ब्रीच, बिफोर द डे फिक्स. तो अगर क्योंकि डे फिक्स था और उससे पहले अगर सेलर यहाँ पर गुड्स को डिलीवर करने से मना कर रहा है आपको, ठीक है, अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा करने से मना कर रहा है आपको, तो ऐसे केस में आप भी उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? रेपुडिएट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और उसी वक्त आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? डैमेजेस का क्लेम भी लगा सकते हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, या फिर आप एक्चुअल डेट जो है डिलीवरी की तब तक वेट कीजिए. यू हैव ऑप्शन. क्लियर बेटा? फिर आता है सूट फॉर द इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द प्राइस. सेक्शन 61. सूट फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द प्राइस. ठीक है, इंटरेस्ट रिकवरी कर सकता है, प्राइस भी वापस ले सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो जो भी उसने पे किया है गुड्स के लिए वो वापस रिकवर कर सकता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है. इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस एंड द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स. ठीक है ना, बायर ने पैसा पहले ही दे दिया था और सेलर जो है वो डिलीवरी नहीं कर पाया गुड्स की. द बायर इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस. In such a suit, the buyer may also claim interest or special damages from the defaulting seller. In the absence of any other contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit,
ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड। अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसी रेट पर आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं था बेटा तो उस केस के अंदर कोर्ट के पास ये राइट होगा कि कोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड कर सकता है। क्लियर? तो ये थे बेटा बायर्स के राइट। बायर के राइट अगर आपने देखे हो तो आप ऑलमोस्ट सारी चीजें ये कवर कर चुके हैं आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं। ठीक है, सो अब बात करते हैं यहाँ पर मेजर पॉइंट जो है हमारा बेटा, दैट इज व्हाट, राइट ऑफ द अनपेड सेलर। सबसे पहले सेक्शन 45 जो है वो अनपेड सेलर को डिफाइन करता है। देन अनपेड सेलर के राइट सेक्शन 46 के अंदर काउंट होते हैं, जिसमें सबसे मेजर पार्ट है बेटा, सबसे मेजर पार्ट वो कौन सा है आपका, यहाँ पे लीन का राइट कब एक्सरसाइज कर सकते हो आप, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये दोनों बहुत जरूरी पॉइंट है हमारे लिए। ट्रांसफर ऑफ बायर एंड सेलर सेक्शन 53 एंड 54, ठीक है, एंड सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बायर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकता है वैसे सेलर भी कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर आता है हु इज एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन है उसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 45 के अंदर जो बात की गई है। The seller is deemed to be an unpaid seller under any of the following circumstances. If the whole of the price is not paid on the due date, ठीक है ना, जो भी उसने सेल किया था उसकी जो प्राइस थी उसका एक भी रुपया अभी तक ड्यू डेट पर उसको रिसीव नहीं हुआ है। जो ड्यू डेट डिसाइड करी थी हमने सर, एक भी रुपया अभी तक सेलर को ड्यू डेट पर रिसीव नहीं हुआ है, तो सेलर क्या कहलाएगा यहाँ पर, अनपेड सेलर। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, अब बोलो। ओके बताता हूं, वेट। अभी आ रही है आवाज बेटा? यस सर। चलो, सो ऊपर वाले पेरे की बात करें अगर हम लोग, तो ये अनपेड सेलर वाले ही बताना है या ये लास्ट जो हमने पढ़ा था, सूट फॉर द इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द प्राइस, दोनों में से कौन सा बेटा, सेक्शन 61 और राइट ऑफ द अनपेड सेलर, कौन सा वाला पेरा? ओके, अनपेड सेलर के राइट्स की बात करें तो बेटा देखो सेक्शन 45 के अंदर अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है सबसे पहली बात तो, ठीक है। सेक्शन 45 जो है उसके अंदर अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 46 के अंदर अनपेड सेलर के राइट को डिफाइन किया गया है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राइट्स है ना बेटा वो ये है, अनपेड सेलर्स का राइट अगेंस्ट द लीन। लीन कब कब किस किस सिनेरियो में कर सकता है अनपेड सेलर, सेक्शन 47 टू 49। और दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन 52 52, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर पाओगे, क्या सिनेरियोज होंगे, हर किसी समय स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता है, देखेंगे हम लोग उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अभी बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अनपेड सेलर का जो राइट है लीन का, वो कब वो एक्सरसाइज कर सकता है, किन सिनेरियो में वो लीन कर सकता है गुड्स को, क्या एक बार बायर के पास गुड पहुंच जाता है उसके बाद भी लीन हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता, ठीक है। लीन के क्या क्राइटेरियाज है वो हमें देखने हैं, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। देन ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर, ये सेक्शन 53 टू 54 में कवर है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारा, डिस्कस करेंगे हम आगे। देन सूट फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे बायर सेलर के ऊपर केस कर सकता था,
वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस यहाँ पर सेलर भी कर सकता है बायर के ऊपर, और वो भी डैमेजेस जो हैं वो रिकवर कर सकता है किससे? सेलर से। उसका भी राइट है बेटा ये। क्लियर? आई बात समझ में? देन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक एक करके इनके डेफिनेशंस वगैरह को कवर करते हैं। हु इज एन अनपेड सेलर? The seller is deemed to be an unpaid seller under any of the following circumstances. एक मिनट हाँ बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। सॉरी यार, वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। नाउ स्टार्ट करते हैं। सो हु इज एन अनपेड सेलर? कौन है अनपेड सेलर? अनपेड सेलर वो है जिसको अभी तक अपनी सेल का एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, जो भी उसने सेल की है उसका एक भी रुपया उसको अभी तक क्या नहीं हुआ है? रिसीव नहीं हुआ है। वो यहां पर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। सो इफ द होल ऑफ द परचेज प्राइस इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, अगर बायर ने अभी तक एक भी रुपया जो उसने बाय किया है उसके लिए ड्यू डेट पे नहीं किया है, तो यहां पर सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड। इफ द पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, उसको चेक दिया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, ठीक है, और वो ड्यू डेट पर क्या हो गया बेटा? डिसऑनर्ड हो गया, तब भी सेलर क्या कहलाएगा? यहाँ पर अनपेड कहलाएगा। ध्यान रखनी है डेफिनेशन। अगर कोई क्वेश्चन होता है अनपेड सेलर का, तो सबसे पहले अनपेड सेलर को ही आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देन
अनपेड सेलर्स राइट, अनपेड सेलर का राइट क्या है? अनपेड सेलर का राइट जो है वो सेक्शन 46 में समझाया गया है, देखिए बेटा, एंड वो क्या राइट है देखिए, सेक्शन 46 जो है वो बोलता है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स अगर राइट की बात की जाए बेटा तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, तीन ही राइट है, ठीक है। राइट अगेंस्ट द गुड्स अनपेड सेलर के तीन राइट्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। और राइट अगेंस्ट द बायर जो है बेटा, ठीक है, वो क्या है? सूट फॉर द डैमेज फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए सूट, और सूट फॉर द इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, जैसे कि बायर के राइट थे, सेम एज इट इज, ठीक है। जो बायर का राइट था अगेंस्ट द सेलर वो वैसा ही यहां पर भी है बेटा, सेम, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं कि कौन सा राइट किस समय एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स की बात करें तो राइट ऑफ लीन और वेंडर्स लीन भी कहते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं? वेंडर्स लीन, सेलर का लीन। इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं ना बेटा, ठीक है, तो शॉर्टली अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर राइट ऑफ लीन जो है वो तभी एक्सरसाइज हो सकता है बेटा जब गुड्स जो हैं वो सेलर की पोजीशन में हो। किसमें? सेलर की पोजीशन में पड़े हुए हों गुड्स, तभी सेलर जो है उन गुड्स को लीन कर सकता है। मतलब कि अगर गुड्स बायर की पोजीशन में चले गए, एक बार बायर का पोजीशन हो गया उन गुड्स में, ऑनरशिप नहीं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, कस्टडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बायर के पास चले गए हैं, बायर की पोजीशन में आ गए हैं, तो फिर सेलर यहां पर लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में बेटा? इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो द अनपेड सेलर हैज अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन। देखा क्या बोल रहा है? वो तभी इन गुड्स को लीन कर सकता है जब उस गुड की पोजीशन किसके पास हो? उसके पास हो, सेलर के पास हो। Until the payment और टेंडर ऑफ द प्राइस, जब तक कि उसको पेमेंट ना मिल जाए तब तक वो उसको लीन करके जब्त करके रख सकता है अपने पास में, या फिर टेंडर नहीं कर दिया जाए प्राइस का कि भैया हम दे देंगे आपको, हम ऑफर कर रहे हैं आपको, पेमेंट आपको मिल जाएगा। A lien is a right to retain possession of goods until the payment of the price. लीन क्या है? गुड्स को जब्त करके रखना, अपने पोजीशन में रखना जब तक कि उसका पेमेंट क्लियर ना हो जाए। Is entitled to lien in the following three cases. Where goods have been sold without any stipulation as to credit. कैश सेल्स थी, ठीक है, क्रेडिट का कोई टर्म की बात की नहीं गई थी, और अभी तक उसका पैसा हमको किसने नहीं दिया? बायर ने नहीं दिया है, तो हम गुड्स को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि बायर पेमेंट नहीं कर देता है। क्योंकि देखो अगर क्रेडिट की बात थी ना, तब तो फिर आप गुड होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो देखो क्रेडिट पीरियड जब आएगा, ड्यू डेट आएगी, तभी वो आपको देगा पैसे। कैश सेल्स थी, उसी वक्त पेमेंट करना था, उसने बोला मैं आपको घंटे भर में लाके पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं अपन। गुड्स हमारे पास ही पड़ा हुआ अभी तक, अब वो घंटे भर का 2 दिन हो गए, अभी तक भाई साहब ने पेमेंट नहीं दिया है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं देगा, भले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी बायर को, फिर भी सेलर जो है वो क्या कर सकता है? उस गुड्स को अपने पास होल्ड करके रख सकता है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। लेकिन अगर यही सिनेरियो ये होता है कि माल जो है वो 30 डेज के क्रेडिट पर दिया गया था, तो फिर आप ऐसा नहीं कि जब तक 30 डेज नहीं होंगे तब तक तो माल मेरे पास ही पड़ा रहेगा, उसके बाद बोले तुम ले जाना पैसा दे करके, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पोजीशन भी देनी पड़ेगी, ओनरशिप भी देनी पड़ेगी, लेकिन पेमेंट जो है वो आपको 30 डेज के बाद मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया वेयर गुड्स have been sold without any stipulation as to the credit, there is a cash sales. Where goods have been sold on credit but the term of the credit has expired. हमने क्रेडिट में भी बेचा हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्रेडिट का पीरियड जो है बेटा वो ट्रांसफर हो चुका है, और किसी रीजन की वजह से गुड्स अभी भी आपके पोजीशन में है, चाहे वो वापस घूम के आपके पास पोजीशन में आए हो, गुड्स का पोजीशन में है बेटा। यहाँ पर अगर गुड्स आपकी पोजीशन में है, क्या है बेटा? आपकी पोजीशन के अंदर गुड्स हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर टाइम पीरियड जो था क्रेडिट का वो निकल गया, गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप गुड्स को लिंक कर सकते हो, जब्त कर सकते हो, जब तक कि यहाँ पर बायर आपको पैसा नहीं दे देता, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए और गुड्स आपकी पोजीशन में पड़ा हुआ है। बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है और गुड्स अगर आपकी पोजीशन में पड़ा हुआ है, तब भी आप गुड्स पे क्या कर सकते हो?
अपना अधिकार जमा सकते हो, जब्त कर सकते हो गुड्स को, क्योंकि अभी तक आपको उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर? रूल्स क्या है इसके, उसके बारे में देखते हैं। अगर वो जब्त करता है तो फिर क्या रूल्स होंगे। रूल्स कुछ इस तरीके से हैं बेटा, यहाँ पे द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन notwithstanding that he is in possession of the goods as an agent or a bailiff for the buyer। जब वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तो वो एज अ बेली फॉर द गुड्स होगा, ठीक है ना। वो एज एन एजेंट ऑफ द बायर उन गुड्स को होल्ड करके रख रहा है अपने पास में। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से उस गुड्स को यूज कर सकता है, ठीक है, या उस गुड्स की का ध्यान नहीं रखे, ठीक है, अपने गुड्स के साथ में उस गुड्स को मिक्स कर दे, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप तो अभी भी बायर की उन गुड्स के ऊपर। सेलर से उसको क्या कर रहा है, अपने पोजीशन में होल्ड करके रख रहा है उस प्राइस के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर सेलर जो है वो क्या कहलाएगा, बेली फॉर दैट गुड्स। क्या कहलाएगा, बेली फॉर दैट गुड्स, ध्यान रखना। और जो बेली के यहाँ पर ऑब्लिगेशन है वो उसको पूरे करने पड़ेंगे। इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू part with possession unless the terms of credit has expired। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुए हैं, तो मैंने अभी क्या बोला था, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं गुड्स तो हमारे पास ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, जब तक कि तुम्हारा क्रेडिट टर्म जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता और तुम पेमेंट नहीं करते थे, हम लोग हमारे पास ही रखेंगे गुड्स। ऐसा नहीं कर सकते। गुड्स तो उसके पास जाएगा, लेकिन अगर घूम करके वो गुड्स आपके पास आया किसी रीजन से, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि उस गुड्स के ऊपर फिर अगर वो टाइम पीरियड हो गया है और वो नहीं दे रहा है, तो फिर उस केस में लीन हो सकता है। लेकिन जबरदस्ती आप उसके घर से गुड्स उठा के नहीं ला सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लीन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस। सिर्फ प्राइस के अगेंस्ट में ही लीन चार्ज हो सकता है। कोई अदर एक्सपेंसेस थे, फ्रेट, गाड़ी भाड़ा वगैरह, ऐसा कोई सिनेरियो था तो उसके लिए नहीं बेटा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। Now, then effect of the part delivery. When an unpaid seller has made a part delivery of the goods, he can exercise lien on the balance of the goods not delivered unless the part delivery is made under such circumstances as to show an intention to waive the lien। यहां पर क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 48 क्या बोल रहा है, अगर पार्ट डिलीवरी का कंसेप्ट है, ठीक है, और बायर का इंटेंशन ऐसा दिख रहा है कि वो पैसा दे नहीं रहा है हमको, तो पार्ट डिलीवरी के ऊपर क्या कर सकते हो, जो बाकी का बैलेंस अभी तक गुड्स जो आपके देखो जो जा चुका है वो तो हम नहीं ले सकते, हम पहले बोल चुका हूँ। जो बायर की पोजीशन में जा चुका है उनके ऊपर लीन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेलर की पोजीशन में पड़ा हुआ गुड्स है उसके ऊपर तो क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर लीन हो सकता है ना। तो जो बैलेंस पार्ट जो गुड्स किसके पास पड़ा हुआ है, सेलर के पास पड़ा हुआ है, वो अपने कंट्रोल में रख सकता है। वो सेलर जो है वो बायर को डिलीवर ना करे जब तक कि उसको उसका पैसा नहीं मिल जाता है। बट इसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि लीन हम हटाएंगे, ठीक है, कब, जब आप पैसा दे दोगे। The seller can abandon or waive the lien if he so desire। अच्छा, सेलर का डिजायर है, वो जो राइट है उसका गुड्स को जब्त करने का, उसको वेव भी कर सकता है, मतलब उसको एक्सरसाइज ही ना करे, ठीक है, उसको वो एक्सरसाइज ही ना करे तो क्या हो गया, वो राइट जो है उसका वो चला गया। एक बार जब आपने अपना राइट वेव कर लिया तो फिर बाद में आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, लॉ में ये सब चीजें हैं कुछ। एक बार अगर आपने ऐसा इंटेंशन अपीयर कर दिया कि आप जो है वो लीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे लीन जो है वो आप नहीं कर पाएंगे उन गुड्स के ऊपर। टर्मिनेशन ऑफ लीन की बात करते हैं। सो सेक्शन 49 जो है वो टर्मिनेशन ऑफ लीन की बात करता है। इफ पोजेशन इज लॉस्ट, लीन इज लॉस्ट। देखा मैंने क्या बोला था, पोजेशन अगर आपके हाथ से गया किसी भी तरीके से, भले वो आपने गुड्स जो है वो कैरियर को ही क्यों ना दे दिए, आपके पास तो नहीं है ना पोजेशन, आपकी कस्टडी में नहीं रहा ना गुड्स, किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में चला गया। चलो बायर के पास भी नहीं गया, मैं तो कह रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया गुड्स,
फिर भी आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास गुड्स का पोजीशन नहीं है। लीन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि गुड्स आपके पोजीशन में ही होना चाहिए, आपके पास ही होना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन पार्टेड हो गई, किसी और के पास चली गई गुड्स की, तो फिर आप उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, दूसरी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते बेटा। ये लीन की बात हो रही है। The unpaid seller of the goods loses his lien thereon in the following cases: when he delivered the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods. उसने अपना right reserve नहीं किया था। अच्छा, reserve करता तो वापस से goods आ सकता था, जैसा कि हमने सुबह भी बात की थी गौरव। अगर राइट रिजर्व रखा है डिस्पोजल का, किसने? सेलर ने बोला है कि भैया अगर पैसा नहीं देवे तो गुड्स वापस ला देना, ठीक है, तो भैया लीन एक्सरसाइज हो सकता था। लेकिन हमने ऐसा कोई राइट रिजर्व किया नहीं, हमने कैरियर को बिना किसी राइट रिजर्व किए गुड्स दे दिए हैं बायर को डिलीवर करने के लिए, तो ऐसे में फिर हम लोग लीन का जो राइट है हमारा वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स, या फिर गुड्स जो है वो एजेंट को डिलीवर कर दिए गए थे या बायर को डिलीवर कर दिया और उन्होंने लॉफुली उस पोजीशन को ले लिया, तो ठीक है ना, लॉफुली देखो उन्होंने, वो ऑनर थे, उन्होंने गुड्स का पोजीशन हमसे ले लिया, तो भी हम लोग लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। Where the seller has waived the right of lien, the unpaid seller does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. ठीक है ना। एक चीज और क्या है, आपका लीन का राइट कब चला जाएगा? जब अपना राइट जो है वेव कर ले, वेव जो है लीन करने का जो राइट है वो क्या कर देते हो? वेव कर देते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली आपको वेव करना पड़ेगा अपना राइट। अगर आपने लीन एक्सरसाइज नहीं करके आपने सीधे बायर के ऊपर क्या किया है, पैसा रिकवरी का केस किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि लीन का राइट चला गया आपका। ये भी चीज ध्यान रखनी है। इसलिए बोला गया अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज राइट लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, लीन का राइट तो उसका तभी भी बना रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अपने इस राइट को वेव कर देता है, तो वंस ही वेव, तो फिर उसको वो बाद में एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। देन सेल नोट रिजाइंडेड बाय लीन, सेक्शन 54, लीन करने की वजह से सेल रिजाइन नहीं हुई है, वो तो हमने माल रोक के रखा हुआ है ताकि हमें पैसा मिल जाए। एश्योरिटी के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, माल को रोक के रख रखा है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिजाइंडेड बाय द mere exercise of the right of lien. The contract still remain live and the buyer can claim delivery of the goods by tendering the price. ठीक है ना, वो प्राइस दे करके या प्राइस देने का वादा दे करके या कोई चेक वगैरह दे करके दूसरा वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी भी लाइव ही रहेगा, डेड नहीं होता है। However, if the buyer defaults, the seller remedy is to resell the goods and claim damages. लेकिन अगर बाद में भी बायर का कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो गुड्स को वापस से रीसेल करने का राइट और डैमेजेस का क्लेम करने का जो राइट है यहाँ पर बायर का, सॉरी सेलर का, वो तो सेलर को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आई मेरी बात बेटा? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक छोटा सा प्रोविजन है ये आपका, वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि मेरा लैपटॉप होने वाला है बंद और लाइट नहीं आ रही है। ओके, नहीं तो फिर बीच में बंद हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोविजन है, ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम कल 15 या 20 मिनट की क्लास लगेगी इसकी, देन इसको फिनिश करके अगला जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके, कंप्लीट बेटा? समझ में आई बात? डन फॉर टुडे। हिमांशु लेट ज्वाइन किया तूने आज, टाइमिंग क्या दी थी मैंने? ध्यान रखो बेटा टाइम का।